नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर के धान किसानों को दी बड़ी राहत। सांबा, थलाडी और पिशानम धान फसल बीमा योजना के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 नवंबर से बढ़ाकर की 30 नवंबर। कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में गिने जाने वाले मध्य प्रदेश अब बन गया है आत्मनिर्भरता का नया प्रतीक, देश का नया फूड बास्केट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के परिश्रमी किसानों को दिया कृषि क्षेत्र में हुई इस ऐतिहासिक प्रगति का श्रेय। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफी संख्या में प्रदर्शक अपने उत्पादों को कर रहे हैं प्रदर्शित। जहां आजमगढ़ की साड़ियां बनी हैं आकर्षण का केंद्र, तो वहीं एक जिला एक उत्पाद के तहत मुजफ्फरनगर से लाए गए गुड़ भी किए गए हैं प्रदर्शित। देश के उत्तरी हिस्से में जहां ठंड बढ़ रही है, वहीं दक्षिण राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 17 से 19 नवंबर तक गंभीर शीतलहर की संभावना। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर के धान किसानों को बड़ी राहत देते हुए सांबा, थलाडी और पिशानम धान फसल बीमा योजना के लिए नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। पहले ये तिथि 15 नवंबर तक निर्धारित थी। लगातार बारिश, कुरुवई फसल की देरी से हुई कटाई और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के चलते कई जिलों में बीमा आवेदनों की प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी, जिसके बाद राज्य ने केंद्र से समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने इस पर सहमति दे दी। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री MRK पनीर सेल्वम ने कहा कि मुख्यमंत्री MK स्टालिन के त्वरित हस्तक्षेप के बाद केंद्र ने समय बढ़ाने को मंजूरी दी। सरकार ने उन किसानों से अपील की है जिन्होंने अभी तक बीमा नहीं कराया है, वे 30 नवंबर से पहले ई-सेवाई केंद्रों, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाकर नामांकन पूरा करें। कृषि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव स्तरीय टीमों को सक्रिय करें और अधिकतम किसानों तक पहुंचकर बीमा कवरेज सुनिश्चित करें। कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में गिने जाने वाला मध्य प्रदेश आज कृषि समृद्धि और आत्मनिर्भरता का नया प्रतीक बनकर देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बनी नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत ने प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बना दिया है, जिसके चलते मध्य प्रदेश अब देश का नया फूड बास्केट कहलाने लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हुई ऐतिहासिक प्रगति का श्रेय प्रदेश के परिश्रमी किसानों को जाता है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बिजली आपूर्ति में सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी, भावांतर भुगतान योजना और कृषि यंत्रीकरण ने खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की विकास दर अब डबल डिजिट में पहुंच गई है, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। गौरतलब है कि प्रदेश आज गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन और तिलहन उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। कई फसलों में मध्य प्रदेश ने पंजाब और हरियाणा जैसे परंपरागत कृषि संपन्न राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में भी प्रदेश ने नए आयाम स्थापित किए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज चेन जैसी पहले किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खेत तक पानी, हर किसान तक प्रगति और हर घर तक समृद्धि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है। उन्होंने किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अमले को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश वैश्विक कृषि मानचित्र पर भी अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा। आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए उसकी बुआई के समय कटिंग के साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। छोटे आलू के मुकाबले कटिंग किए गए बड़े आलू से पौधा मजबूत बनता है और उत्पादन बेहतर होता है। आलू की खेती में सफलता पाने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन से आलू की किस्म लगाने जा रहे हैं। इसके साथ ही आलू के साइज़ की जानकारी भी आवश्यक होती है। अगर आप छोटे आलू का इस्तेमाल करते हैं तो फसल सही रहेगी, लेकिन बड़े आलू की कटिंग करने वाले किसानों के लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। जानिए कैसे आप आलू की सही तरह से बुआई कर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक बड़े आलू की कटिंग सिर्फ उन हिस्सों में ही की जाती है जहां आंख होती है। आंख वह हिस्सा है जहां से कोमल कोपल निकलते हैं और पौधे अंकुरित होते हैं। आलू को लेने के बाद आंख वाले हिस्सों को अलग अलग टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उन्हें सुखाकर बुआई के लिए तैयार किया जाता है। बड़े आलू की कटिंग से पौधा अधिक ताकतवर बनता है और फसल तैयार होने पर उत्पादन भी बेहतर होता है। इसलिए अधिकतर किसानों को कटिंग वाले आलू की बुआई करने की सलाह दी जाती है। सर्दी का मौसम जैसे जैसे बढ़ता है, इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी ठंड से बचाने की ज़रूरत बढ़ जाती है। खासकर दुधारू पशुओं के लिए ये समय काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा ठंड सीधे तौर पर दूध उत्पादन को प्रभावित करती है। ऐसे में पशुओं के रहने की जगह, खान पान और उनकी दैनिक देखभाल पर खास ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। ठंड के कारण नमी बढ़ती है, जिससे बुखार, खांसी और निमोनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में ज़रा सी लापरवाही भी पशुओं के स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाल सकती है। पशु चिकित्सक बताते हैं कि दुधारू पशुओं की डाइट में पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। पोषक तत्वों की कमी न सिर्फ दूध उत्पादन को कम करती है, बल्कि पशुओं को कमज़ोर बना देती है और बीमारी का खतरा भी बढ़ा देती है। इसलिए ठंड में उन्हें समय पर खाना देना, गर्म और साफ वातावरण में रखना बेहद ज़रूरी है। पशु चिकित्सक के अनुसार पशुओं के रहने की जगह को हमेशा सूखा रखना चाहिए। इसके लिए फर्श पर सूखी भूसी, पुआल या पुराने बोरे बिछाना अच्छा विकल्प होता है। इससे ठंड की नमी पशु तक नहीं पहुंचती और बीमारियों से बचाव होता है। ठंड में पशुओं को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए उनके आहार में हरा चारा, सूखा चारा और संतुलित भोजन देना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफ़ी संख्या में प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां आजमगढ़ की साड़ियां जहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, तो वहीं एक जिला एक उत्पाद के तहत मुजफ्फरनगर से लाए गए गुड़ भी प्रदर्शित किए गए हैं। और क्या खास है इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस रिपोर्ट में। दिल्ली के भारत मंडपम में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। इस बार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफी संख्या में प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ महिला उद्यमी भी काफी संख्या में देखी जा सकती हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का प्रदर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरे साल भर हमें ट्रेड फेयर का इंतज़ार रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये जब मेला होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे B2B संपर्क बनते हैं। रिटेल में भी हमारा प्रोडक्ट काफ़ी सेल होता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए मोहम्मद ताबिश भी हर साल की तरह इस बार सिल्क की साड़ियां लेकर यहां पहुंचे हैं। इस बार रंग का टिश्यू और खड्डी मोगा साड़ियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इनमें काफी ऐसी भी साड़ियां देखी जा सकती हैं जिन्हें हाथ से बनाने में करीब 6 महीने से ज्यादा का समय भी लग जाता है। साल 2025 का जो है रन कार्ड टिश्यू एंड खड्डी मूंगा पिला है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो साड़ियाँ होती हैं हमारी टोटल हैंडलूम बेस्ड होता है, और इसका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जो चीज़ बन के आती है सामने, तो फिर जो सामने वाला जो साड़ी को लेने वाला होता है, जो पहनने वाला होता है, उसकी तबीयत खुश हो जाती है, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग और इसकी जो क्वालिटी और इसका जो लुक होता है बहुत ही आउटस्टैंडिंग आता है। एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रदर्शक उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा काफी प्रदर्शक प्राकृतिक उत्पादों को भी नए तरीके से पेश कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोकेशंस हैं जो GI अप्रूव्ड हैं, ठीक है। तो उसमें मुजफ्फरनगर एक आता है, तो वहाँ मुजफ्फरनगर से हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे होता है, तो वहाँ से हम जैगरी को प्रमोट करते हैं ज़्यादातर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन राज्य दिवस समारोह की भी धूम देखने को मिल रही है। रविवार को हरियाणा ने भी अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। मेले के पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं, जबकि आम जनता इस मेले का दीदार 19 नवंबर से कर सकेगी। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और सर्दियों के मौसम में जहां दुधारू पशुओं का उत्पादन घट जाता है, वहीं एक ऐसी नस्ल की गाय भी है जो किसानों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरती है।
साहिवाल गाय की नस्ल कम खर्च में ज्यादा दूध देने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता का पोषक दूध देती है, जो न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि पशुपालकों की आमदनी भी बढ़ाती है। ग्रामीण इलाकों में पशुपालन आज सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आजीविका का अहम साधन बन चुका है। ऐसे में अगर गाय की ऐसी नस्ल मिल जाए तो कम खर्च में ज्यादा दूध दे और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो तो किसानों के लिए ये सोने पर सुहागा साबित होती है। ये अपने दूध की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती है। साहिवाल नस्ल की गाय को देश की बेहतरीन देसी प्रजातियों में गिना जाता है। ये प्रतिदिन करीब 10 से 15 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। डेयरी बाजार में इस दूध की कीमत 50 से 60 रुपए प्रति लीटर तक होती है, जिससे पशुपालकों को अच्छी आमदनी होती है। खास बात यह है कि ये गाय कम देखभाल में भी अधिक उत्पादन देती है। अगर इसे संतुलित आहार और उचित देखभाल मिले तो दूध की मात्रा और भी बढ़ जाती है। साहिवाल नस्ल की गाय का दूध न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए बेहद लाभकारी भी माना जाता है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा में रविवार की शाम करीब 6 बजे 10 जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड धान के खेतों में घुस आया। कलाईकुंडा बिट के नैकराशुली बासपंतरी मार्ग पार करने के बाद हाथियों ने आसपास के गांवों में जमकर तांडव मचाया। अचानक हाथियों के आने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों ने धान से भरे कई खेतों को रौंद दिया। बड़ी संख्या में फसल नष्ट हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान का अंदेशा है। शाम के समय खेतों में काम कर रहे कई ग्रामीण जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। गांवों में भय का माहौल देर रात तक बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को जंगल की ओर वापस ले जाने की कोशिश की। हालांकि झुंड लगातार इधर उधर घूमता रहा, जिससे उन्हें नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से हाथियों की गतिविधियां बढ़ी हुई थी। वन विभाग ने अब अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की है और गांवों में सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल हाथियों का झुंड पूरी तरह जंगल में नहीं लौटा है, जिससे क्षेत्र में भय और चिंता बनी हुई है। हरियाणा के जींद में जिन क्षेत्र में धान के अवशेष ज्यादा जले हैं, उन क्षेत्र के 10 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। इन पर अपने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप हैं। हरियाणा में किसानों को बार बार पराली नहीं जलाने के लिए अपील भी की गई है। जींद में पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई ताकि किसानों को जागरूक किया जा सके। पुलिस द्वारा बार बार गांवों में मुनादी करवाकर उनको पराली नहीं जलाने के लिए बताया जा रहा है। इसके बावजूद जींद में पराली जलाने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। पराली जलाने पर रोक को सख्ती से लागू कराने और किसानों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एसडीएम ने रविवार को क्षेत्र के प्रमुख गांवों राजगढ़, बस्ताखेड़ा, जयजेवंती, गतौली, शाहपुर, ब्राह्मणवास और किलाफर गढ़ पौली, हथवाला, अकालगढ़ और बूढ़ा खेड़ा लाठर का दौरा किया। एसडीएम ने किसानों से बातचीत कर स्पष्ट संदेश दिया कि पराली जलाना न केवल कानूनी अपराध है बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी है। डीएपी की बढ़ती कीमतों और कमी के बीच एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बन चुका है। ये न केवल फसलों को जरूरी पोषक तत्व देता है बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। खेती में लाभ बढ़ाने और लागत घटाने के लिए किसान अब धीरे धीरे एसएसपी की ओर रुख कर रहे हैं। खेती किसानी में हर किसान की चाह होती है कि उसकी फसल हरी भरी रहे, उत्पादन ज्यादा हो और लागत कम लगे। लेकिन आज के समय में जब महंगी डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक के दाम आसमान छू रहे हैं और कई बार बाजार में इसकी कमी भी देखने को मिलती है, तब किसानों के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। ये न केवल सस्ता है बल्कि मिट्टी की सेहत सुधारने और फसल को जरूरी पोषक तत्व देने में भी बेहद प्रभावी है। ऐसे में किसान एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग कर सकते हैं। ये डीएपी की तुलना में सस्ता, प्रभावी और मिट्टी के लिए भी सुरक्षित विकल्प है। गौरतलब है कि एसएसपी एक प्रकार का फॉस्फेट बेस्ड उर्वरक है जिसमें फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये उर्वरक पौधों की जड़ों की मजबूती, फूल और फलों की वृद्धि तथा मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है। डीएपी की तुलना में एसएसपी में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती, लेकिन फास्फोरस और सल्फर की मौजूदगी इसे पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी बनाती है।
गेहूं की फसल में खरपतवार एक बड़ी समस्या है जिससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गेहूं की बुआई के वक्त ही अगर किसान कुछ ज़रूरी उपाय कर ले तो खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। गेहूं की बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए और खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। इसके अलावा गेहूं की बुआई के बाद खेत में पायरोक्साल्फोन 85% WG का छिड़काव करना चाहिए। इससे खरपतवारों का प्रबंधन होगा और गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसानों को कम लागत में अच्छा उत्पादन मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर में तैनात कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर NP गुप्ता ने बताया कि खरपतवार पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पौधों को मिलने वाला पोषण, पानी और प्रकाश प्रभावित होता है, जिससे पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है और 30% तक उत्पादन पर भी असर पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि किसान बुआई के वक्त ही खरपतवार नाशी पायरोक्सोसल्फेन 85% WG, पायरोक्सोसल्फेन 85% WG का इस्तेमाल करें, जिससे खरपतवार को उगने से रोका जा सकता है और अगर खरपतवार उगते भी हैं तो वे सिंचाई के वक्त खुद ही मर जाते हैं। खरपतवार नाशी पायरोक्सोसल्फेन का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। गेहूं की बुआई के बाद पटेला लगाने से 72 घंटे के बाद पायरोक्सोसल्फेन 85% दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। 60 ग्राम पायरोक्सोसल्फोन को 250 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और देश के उत्तरी हिस्से में जहां ठंड बढ़ रही है, वहीं दक्षिण राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 17 से 19 नवंबर तक गंभीर शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। IMD ने आज दक्षिण भारत के कई हिस्सों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और अंडमान निकोबार में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव आज श्रीलंका तट के पास अगले 24 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल और द्वीप क्षेत्रों में अगले दौर में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। तो देश के उत्तरी हिस्सों में ठंड बढ़ रही है। फिलहाल आइए मौसम की बात कर लेते हैं और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, ये जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान परिपक्व धान की कटाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान गाजर की बुवाई ऊंची क्यारियों में करें। साथ ही यहां के किसान अभी के समय सरसों का साग, बथुआ, मूली और पालक की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान मेथी और धनिया की बुवाई भी कर लें। उत्तर प्रदेश में ब्रोकली और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। साथ ही यहां के किसान टमाटर की परिपक्व पौध की रोपाई करें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुवाई कर लें। साथ ही यहां के किसान प्याज की रोपाई भी कर सकते हैं। बात करें बिहार की, तो दक्षिणी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में इस समय मक्का और मसूर की बुवाई की जा सकती है। साथ ही उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में सूरजमुखी की बुवाई कर लें। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में परिपक्व धान और मक्का की कटाई करें। वहीं ओडिशा के किसान परिपक्व धान की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। यहाँ के किसान इस समय कपास की तुड़ाई भी कर सकते हैं। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र में रागी की कटाई करें। ओडिशा के किसान अभी के समय मूंगफली और चने की बुवाई कर लें। ओडिशा के पश्चिम मध्य समतल भूमि क्षेत्र में परिपक्व धान की कटाई कर लें। साथ ही पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में भी परिपक्व धान की कटाई करें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। ओडिशा के किसान अभी के समय मूंग, उड़द और लोबिया की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मटर और मसूर जैसी रबी फसलों की बुवाई भी कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी बंगाल के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई शुरू करें। साथ ही पुराने जलोढ़ क्षेत्र में धान और परिपक्व काले चने की कटाई शुरू करें। इसके अलावा यहाँ के किसान आलू, मक्का और सरसों की बुवाई शुरू कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए
दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी को 95 चुनावों में मिली हार पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। मालवीय ने कहा कि राहुल दशकों में मिली करारी हार के बावजूद शताब्दी से 5 साल पीछे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की, जबकि महागठबंधन लगभग खाली हाथ रहा। वहीं एनडीए की नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासन सक्रिय है। पटना के डीएम ने आदेश जारी करके कहा कि पटना का गांधी मैदान 4 दिनों तक बंद रहेगा। आम लोगों के प्रवेश पर 17 नवंबर से 20 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पश्चिम बंगाल ने एसआईआर के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। गणना प्रपत्र वितरित करने के बाद बीएलओ ने फॉर्म वापस लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए कार विस्फोट मामले में एनआईए की बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। एनआईए ने इस मामले में कश्मीर के रहने वाले आमिर राशिद अली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा कि लाला लाजपत राय ने गरीबों, किसानों और युवाओं को संगठित करके अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जीवन देशभक्ति, साहस और आत्मबल का अमिट उदाहरण है। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही भारतीय नागरिकों की बस एक भीषण हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई है। जद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में एक 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने इस भीषण दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल ने एसआईआर के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। गणना प्रपत्र वितरित करने के बाद बीएलओ ने फॉर्म वापस लेना शुरू कर दिया। भगवान अयप्पा का सबरीमला पर्वतीय मंदिर शुभ मंडला मकर विलक्कू वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए खोल दिया गया है। मंडल पूजा 27 दिसंबर को होगी और मकर विलक्कू उत्सव 14 जनवरी को है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।